नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं खास शो योर स्टॉक्स। मेरा नाम है रक्षा रावत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। और अगले आधे घंटे हम आपके सवालों का जवाब हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से लेने वाले हैं। तो फटाफट अपने सवाल पूछिए। सवाल पूछने का तरीका काफ़ी आसान है। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस पर आप कॉल करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, वहां से भी हम कुछ सवालों को पिक करते हैं। तो बाजार की अब बात कर लेते हैं। आज बाजार में हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और हल्की गिरावट नहीं, इनफैक्ट अब गिरावट बढ़ चुकी है। तो गिरावट के साथ यहाँ पर बाजार कारोबार करता हुआ, लेकिन एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, यहाँ पर अगले हफ्ते डीएसी की जो बैठक है वो हो सकती है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव खबर ईटी नाउ स्वदेश की, अगले हफ्ते डीएसी की बैठक यहाँ पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। डिफेंस एक्यूजेशन काउंसलिंग की जो बैठक है वो होने की उम्मीद यहाँ पर अगले हफ्ते जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की और एक्सक्लूसिव जानकारी ईटी नाउ स्वदेश पर सूत्रों के हवाले से आती हुई। और जो आज ये बैठक होने वाली थी डीएसी की, ये अब टल चुकी है, जो कि अब अगले हफ्ते यानी अगले कारोबारी सत्र में होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। तो अहम बैठक आज होने वाली थी, लेकिन अब जो ये बैठक है वो अगले हफ्ते होगी। और स्टॉक्स, जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, वो यहाँ पर फोकस में आते हुए इस खबर के बाद। तो चलिए बाजार की ओर अब रुख करते हैं और बाजार का एक चेक ले लेते हैं, क्योंकि बाजार दिन के निचले स्तर पर और जो गिरावट है वो सुबह के मुकाबले अब थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें तो दिन के निचले स्तर पर करीब 90 अंकों की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। 26,000 का जो लेवल है वो भी अभी निफ्टी थामे हुए यहाँ पर बैठा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट, और बैंक निफ्टी भी जो उसका 59,000 का लेवल है कहीं ना कहीं थामने की कोशिश कर रहा है। और अगर बात की जाए आज के गेनर्स की, तो यहाँ पर टाइटन 8% की यहाँ पर जो है वो अपसाइड देखने को मिल रहा है। और ये जो है वो नया ब्रांड लॉन्च करने वाली है अपना, और एक एक्सक्लूसिव स्टोर जो है मुंबई में ओपन करने वाली है, जिसका पूरा फोकस जो है लैब ग्रोन डायमंड्स पर होने वाला है। इसके अलावा एनटीपीसी में भी हल्की तेजी है। इसके अलावा बीईएल, नेस्ले, अडानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में भी 1% तक की खरीदारी यहाँ पर नजर आ रही है। लूजर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर सन फार्मा 1.5% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है सन फार्मा में, और रिकॉल किया है इनके एक प्लांट को, तो यहाँ पर उसकी वजह से एक 1.5% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। श्रीराम फाइनेंस में भी 1.5% की गिरावट। इसके अलावा आज आईटी स्टॉक्स जो है वहाँ पर लगातार तीसरे दिन बिकवाली हावी होती हुई, और टेक महिंद्रा 1% से ज़्यादा की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। ऑटो स्टॉक का भी परफॉर्मेंस आज वीक ही है। टाटा मोटर्स पीवी की बात करें तो यहाँ पर भी 1% की गिरावट देखी जा रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात की जाए तो ये कमजोर पड़ता हुआ आज मंदी वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। 1578 शेयर्स ऐसे हैं जो कि आज गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा 1260 शेयर्स जो हैं वो एडवांसेस के पलड़े पर बैठे हुए हैं। अगर अब अपने गेस्ट को भी जोड़ लेते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं nimeshthakar.com के निमेश ठाकर। गुड आफ्टरनून निमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार की बात करें तो दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ इंडेक्स को आप कैसे देख रहे हैं? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है आज, क्या रणनीति होगी आपकी इंडेक्स पर? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से अभी हम लोग गिरावट देख रहे हैं, मेरा मानना है कि निफ्टी अभी एक अच्छे सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। 26,050, 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और मैं मानता हूं कि यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी 26,250 के आसपास से एक करेक्शन देखा है 200 पॉइंट का। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जा सकती है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मार्केट में आज भी स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अंदर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो ये एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड ले रहा है। और अगर सेकंड हाफ के अंदर मानता हूँ कि मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है और फ्लैटिश क्लोजिंग की तरफ मार्केट मूव ऑन कर सकता है।
ये तो हो गई मार्केट पर बात। गुड आफ्टरनून, तृप्ति बात कर रही हूँ और अब वक्त हो गया है अपने पहले कॉलर को जोड़ने का। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर है वेंकट राव। हाय वेंकट, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? Good morning, Ji. Good morning, 18 of Swadesh. Ji. I am a regular viewer of 18 of Swadesh. थैंक यू And सर। good morning, Harish Ji. जी Nimesh Ji. I purchased Poonawalla हम्म 1600 numbers at 569 rupees. ओके And CG Power 3000 numbers at 781 rupees. I am in loss. Please kindly intimate me at what price can I average these two? ओके। निमेश, वेंकट राव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इनके पास 2 शेयर्स है, एक एक करके बात करते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प के 1500 शेयर्स है जो कि इन्होंने 569 के बाइंग प्राइस पे लिया था। आज अगर देखिए पूनावाला फिनकॉर्प को तो यहाँ पर करीब 0.5% से तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में अच्छे रिटर्न यहाँ पर पूनावाला फिनकॉर्प ने दिए हैं। लेकिन जो इनका बाइंग प्राइस था वो काफ़ी ऊंचा है, 569 का, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर लॉस होता हुआ। साथ ही सीजी पावर की बात करें तो 3000 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 781 का इनका बाइंग प्राइस है। सीजी पावर को भी देखिए यहाँ पर हल्की फुल्की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन पिछले 6 महीनों में करीब 2% के आसपास ये टूटा है और पिछले 1 साल में 10% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। दोनों ही शेयरों में इन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त इन्हें अपनाना चाहिए? क्या यहाँ से निकल जाए, कहीं और दाव लगाए, या फिर आगे अच्छी रैली यहाँ पर दिख सकती है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वेंकट राव जी। देखिए, सबसे पहले हम लोग पूनावाला फिनकॉर्प की बात करेंगे। चार्ट स्ट्रक्चर, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग है। एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना है और अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन दिया और 200 दिन की एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लेके एक रिबाउंड मिला है। मेरा मानना है कि आपने मुझे पूछा कि आपको एवरेज कब करना चाहिए, तो ये एवरेज करने के लिए राइट टाइम है। मैं मानता हूं कि स्टॉक के अंदर 200 दिन की एवरेज एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास ट्रेंड रिवर्सल भी मिला है और जिस तरह से एनबीएफसी स्पेस है, हमारा व्यू एनबीएफसी स्पेस के अंदर बुलिश है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में पूनावाला फिनकॉर्प जो एनबीएफसी स्पेस के अंदर एक मार्केट लीडर रहा है, अच्छा कर सकता है। तो आप ये प्राइस से एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो जो रिसेंटली 200 दिन की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 435 के करीब ट्रेड हो रही है। तो आप 430 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये प्राइस के ऊपर एवरेज कर सकते हैं। और मैं मानता हूं जिस तरह से चार्ट सेटअप है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऊपर में 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो पूनावाला फिनकॉर्प के अंदर करंट लेवल से मेरी राय है कि आप एवरेज कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस 430। बिल्कुल, तो 430 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और आप यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं। ये शेयर अच्छा परफॉर्मेंस आगे के लिए नज़र आता हुआ यहाँ पर निमेश जी की ओर से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगले लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। नीलेश मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, बताइए कौन सा सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैडम। मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 300 शेयर है 539 के भाव पे। तो अभी मेरा शॉर्ट टर्म भी है, तो अभी उसमें क्या करूं, वेट करूं थोड़ा या फिर एवरेज कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म नजरिया है। खरीदारी कब की थी आपने, क्योंकि अभी भी आपके जो 540 के लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है? मैंने वैसे लिया है पहले 517 में 570 में लिया था, लेकिन एवरेज करते करते अभी 539 तक पहुंचा हूँ। बिल्कुल, तो निमेश जी यहाँ पर शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका और उनके खरीद भाव के आसपास ही शेयर कारोबार कर रहा है। 570 के लेवल पर इन्होंने खरीदा था, लेकिन वहां से जब स्टॉक गिरा तो ये एवरेज करते करते इनका जो अब बाइंग प्राइस है वो 539 तक पहुंच गया है। 1 साल की बात की जाए तो 8% की गिरावट यहाँ पर नजर आई है और पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 13% के डाउन साइड देखे गए हैं। क्या लेवल्स होंगे अगले LIC हाउसिंग फाइनेंस पर? आपकी ओर से क्या रणनीति होगी इस शेयर पर? स्टॉक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है और मैं मानता हूं कि यहाँ से टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड है। ऊपर मैं मानता हूं कि 570 575 तक का बाउंस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आपके एवरेज बाइंग प्राइस के करीब ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि आपको अभी यहाँ से होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 525 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी आप होल्ड कीजिए और ऊपर में 570 575 तक के लेवल LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग की रणनीति जो है वो अपना सकते हैं, बट फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप होल्ड करके चलिए, 570 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। एक ऐसे लगाना होगा, वो भी आपको निमेश ने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और अपने लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ सचिन जुड़ गए हैं। हाय सचिन, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? सचिन, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो सुन नहीं पा रहे, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। सचिन के पास AWL एग्री के शेयर्स है, 135 शेयर है और 524 का इनको बाइंग प्राइस है और फिलहाल करीब आधा हो गया है, 236 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है। दूसरा शेयर है इनका अदानी एनर्जी का, 28 की क्वांटिटी है और 3850 की इनकी बाइंग है। आज देखिए अदानी अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, 2% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन इनकी बाइंग है ऊपरी स्तर की, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्हें करीब 79,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। निमेश, आप क्या सुझाएंगे? अदानी एनर्जी और AWL, इनकी जो बाइंग प्राइस है दोनों ही ऊपरी स्तर के, जिसकी वजह से इन्हें काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आप रणनीति देंगे आप इन्हें? इन्होंने अपना आउटलुक तो नहीं बताया है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर अपनी राय दीजिएगा। देखिए तृप्ति, अगर AWL की अगर बात करें तो चार्ट सेटअप वीक है और स्टॉक ने पिछले टाइम 230 के आसपास एक सपोर्ट लेके एक रिबाउंड दिया था 290 तक का। मैं मानता हूँ एक सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है, हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, तो मैं आपको राय दूंगा कि 225 का आप जरूर से स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर 225 का लेवल भी ब्रेक होता है तो स्टॉक और ज्यादा गिर सकता है, चार्ट सेटअप वीक है। तो लास्ट होप जो है वो 230 का है। देखिए अभी 236 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 225 के स्टॉप लॉस से अभी AWL एग्री, अदानी एग्री के अंदर जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर मैं मानता हूं कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता है तो स्टॉक के अंदर 260 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल नजरिया जो है वो थोड़ा वीक ही है और कोई बड़ा यहाँ से कोई बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसे चांसेस मुझे नहीं लग रहे। बिल्कुल, तो AW एग्री पर ये रणनीति आती हुई निमेश जी की ओर से, लेकिन अगले लाइव कॉलर को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। अगले लाइव कॉलर है मनोज। गुड आफ्टरनून मनोज, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप और कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आज? हाँ, मैं भुवनेश्वर से बात कर रहा हूँ जी। मेरा बारबेक्यू नेशन 100 शेयर है, उसके रीडिंग थोड़ा चाहिए, क्या सजेशन चाहिए? 100 शेयर है, 500 रुपए की आपकी बाइंग प्राइस है? जी जी। और नजरिया कितने समय का है आपका? कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक? 3-4 साल होल्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा नज़रिया, 225 के आसपास जो है शेयर इस वक्त कारोबार करता हुआ, और इनकी जो खरीद भाव है वो डबल से भी ऊपर है। तो 500 रुपए की खरीद भाव है और 100 शेयर्स खरीदे हैं और आगे भी 3-4 साल तक ये रोक सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस स्टॉक पे। क्या नज़रिया होगा आपका बारबेक्यू नेशंस पर निमेश? देखिए बारबेक्यू नेशन ने जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बनाया है, मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो साइडवे रहने के चांसेस ज्यादा है। करीब मैं मानता हूँ कि अगर आपको यहाँ से अगर एक बार लॉस बुक करके कोई दूसरी जगह पे एंट्री ले ले तो आपका लॉस रिकवर होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। फिलहाल व्यू मेरा जो है वो बारबेक्यू नेशन के अंदर नेगेटिव है और मैं आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ। एग्जिट करने की सलाह आपको दी जा रही है, लेकिन निमेश कौन से शेयर होंगे जो यहाँ पर लॉस बुक करके जिसपे दाव लगाया जा सके? देखिए रेलवे स्टॉक के अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जिस तरह से हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, तो वहां पर IRFC का एक काउंटर है जो आज के अंदर भी अगर आप देखें तो 10% का अपमूव है। स्टॉक ने अगर आप देखें पिछले तो 200 रुपए तक का एक हाई बनाया था, वहां से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है और फिर से हम लोग जो है वो मोमेंटम देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको IRFC के अंदर बाय कर देना चाहिए, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में IRFC में अंदर मुझे लग रहा है कि 155 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल बारबेक्यू नेशन से स्विच करके IRFC के अंदर मूव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर बारबेक्यू नेशन से एग्जिट लेने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है और IRFC पर इन्वेस्ट करने की सलाह। यहाँ पर 155 तक के टारगेट्स आपको जल्द ही नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और आपके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे।
वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां हम लगातार आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं और निमेश हम आपके सवालों के सही और सटीक राय आपको दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सेक्टर है जहां हम आज तूफानी रफ्तार देख रहे हैं। इनफैक्ट लगातार इस सेक्टर के शेयर्स बस कर रहे हैं। आज भी देखिए हम रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। IRFC में देखिए करीब 9% से ज़्यादा की तेज़ी है। रेलटेल 7% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल में भी करीब 7% की तेज़ी। टीटागढ़ रेल सिस्टम 5-5.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। आखिर रेलवे सेक्टर में इतना बस क्यों है? ये शेयर्स इतनी तेज़ी से क्यों दौड़ रहे हैं? इनके पीछे का क्या कारण है? बताने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रेलवे शेयरों में तेजी का क्या कारण है? देखिए, रेलवे शेयरों में तेजी का सबसे बड़ा कारण ये है कि बजट सामने खड़ा है। महीने भर बाद बजट आ जाएगा, तो ऑप्टिमिज्म है कि सरकार रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर, रोलिंग स्टॉक पर, सेफ्टी को लेकर काफ़ी पैसे खर्च करेगी, कैपेक्स बढ़ाएगा और उस उम्मीद में तेजी हो रही है। बाकी बाजार में सेक्टर रोटेशन हो रहा है, उसका फायदा मिल रहा है। लगातार 5 सत्र से हम रेलवे शेयरों को देख रहे हैं कि धूम मचाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है, हमने देखा था कि 2024 एक बढ़िया साल साबित हुआ था, लेकिन 2024 के हाई से तमाम ऐसे रेलवे शेयर हैं जो लगभग 40% 45% तक नीचे आके कारोबार कर रहे हैं और पिछले 5 सत्र से इसमें एक लेग की बाइंग फिर से इमर्ज होती दिख रही है। अब ये टिकट का किराया जो बढ़ा है साल में, हालांकि दूसरी बार है, ये ट्रिगर तो है, लेकिन उससे हम देखेंगे कि रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। तो ये सेंटिमेंटल ट्रिगर है, लेकिन बाकी ट्रिगर ये है कि बजट से पहले जो एक स्ट्रीम लौटती है, इस साल भी हमें लौटती हुई दिखाई दे रही है रेलवे स्टॉक्स में। और जो किराया बढ़ेगा 1 से लेकर 2 पैसे बढ़ रहे हैं नॉन AC में, जिसमें कि जनरल कैटेगरी में हम देखेंगे कि 1 पैसे तक किराए बढ़ेंगे। AC क्लास में 2 पैसे तक किराए बढ़ेंगे। 215 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पर ये सारी की सारी चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं, यानी कि जो सीजन टिकट होगा या फिर छोटी दूरी में अगर आपको ट्रैवल करना है तो उस पर असर नहीं आएगा। लेकिन कुछ और ट्रिगर्स हैं रेलवे स्टॉक्स के लिए। जुपिटर वैगन जो कि बहुत चला है, अभी पिछले 4-5 सत्र में सबसे ज्यादा इनफैक्ट दौड़ा है शेयर ये। उसकी वजह ये रही कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ने जा रही है, तो उसके लिए ट्रिगर ये है। और अगर आप 2024 की ऊंचाई से जो शेयर तेजी से गिरे हैं, आप देखिए RVNL करीब 39% टूटा, लेकिन 5 सत्र में 24% चढ़ गया है। इरकॉन 2024 के हाई से अभी भी 44% नीचे है, लेकिन पिछले 5 सत्र में करीब 23% का उछाल आ गया है। रेलटेल में 19% का, IRFC में 19% का, राइट्स में करीब 15% का, IRCTC सबसे कम चला, लेकिन 5% की तेजी यहां पर भी बनी है। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है जो शेयरों को ड्राइव करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि IRFC ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया है। IRCTC ने किराया बढ़ा, उसका फायदा मिल रहा है। जुपिटर वैगन्स में प्रोमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और रेल टेल को लेकर खबर आ रही है कि इनके स्टारलिंक के साथ करार हो सकता है, तो ये इनके लिए तेजी का ट्रिगर बन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2024 में क्यों दौड़े थे रेलवे शेयर? तो हमने देखा था कि सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारी खर्च किया था, रेलवे कंपनीज को मजबूत ऑर्डर मिले थे। इसके अलावा हमने एंटिसिपेशन थी कि आगे जो अर्निंग्स होंगे वो बेहतर निकल के आएंगे, तो इसके चलते तेजी हुई थी। लेकिन वहां से भारी भरकम गिरावट हमने देखी है शेयरों में। और पिछले 5 सत्र से अब ये रैली चल रही है रेलवे स्टॉक्स में, हालांकि अभी भी अपने हाई से काफी ज्यादा नीचे रेलवे स्टॉक्स हैं। तो ये बजट को लेकर सेंटिमेंट जो बेहतर हो रहा है, उसके चलते बाइंग आ रही। देखते हैं कि बाइंग कब तक चलती है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। निमेश, आपकी क्या राय होगी? देखिए आज शानदार तेजी के साथ रेलवे शेयर्स कारोबार कर रहे हैं। IRFC 9% की तेजी है, रेलटेल में करीब 7.5% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। इरकॉन इंटरनेशनल 7% से ज़्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। ओवरऑल अच्छी तेजी यहाँ पर रेलवे शेयरों में दिख रही है। खबर भी है क्योंकि आज से जो रेल और मेल एक्सप्रेस का किराया बढ़ा था वो लागू होने वाला है, और भी कई सारे ट्रिगर्स है जो अभी अभी अभिषेक ने बताए हैं। आप किस तरह से सेक्टर को वॉच करते हैं, और अगर स्पेसिफिकली शेयर्स की बात करें तो कौन से प्रेफर्ड शेयर्स आप देंगे रेलवे सेक्टर से? देखिए त्रुटि, जिस तरह से रेलवे स्टॉक के अंदर हम लोगों ने 2024 के अंदर एक तेजी देखी थी, 2025 का पूरा साल जो है वो कंसोलिडेशन का या प्रॉफिट बुकिंग का रहा था। और
अपने टॉप से एक अच्छा करेक्शन भी आ गया था। अंडरलाइंग थीम जिस तरह से 2024 में ये स्टॉक चले थे, जो रेल बूस्ट के लिए, रेलवे बूस्टिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए, सेम चीज अभी ये बजट को लेकर मार्केट एक्सपेक्टेड है। और जिस तरह से अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखिए तो काफी ओवरसोल्ड जोन के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहे थे। एक वैल्यू बाइंग जो है वो इवेंट को लेके एक वैल्यू बाइंग दिख रही है और मैं मानता हूं कि ये मोमेंटम अभी बरकरार रहेगा। आरवीएनएल का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वेडनेसडे को हमारे मॉर्निंग शो के अंदर मैंने आरवीएनएल का शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय रिकमेंडेशन भी दिया था और मुझे लग रहा है कि अभी भी ये स्टॉक के अंदर अगर कोई भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा कर सकता है। आईआरएफसी का भी हम लोगों ने इन्वेस्टर को रिकमेंड किया है। तो रेलवे स्टॉक के अंदर व्यू मेरा बुलिश है और मैं मानता हूँ कि अभी भी ये जो पिछले 2-3 दिनों से हम लोग रैली देख रहे हैं वो बजट तक ये रैली कंटिन्यू रहेंगी और स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेलवे सेक्टर पर बुलिश नज़रिया निमेश की साइड से और आगे ये रैली कंटिन्यू कर सकती है, तो इस सेक्टर पर फोकस रखिएगा। निमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की तमाम क्वेरीज पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रक्षा रावत। अगले आधे घंटे में हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे मार्केट एक्सपर्ट, हमारे आज के गेस्ट, आपके सवालों पर, आपकी क्वेरीज पर सही और सटीक राय आपको देंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो लगातार हमारी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके एसएमएस के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव है, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आप अपनी क्वेरीज हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बाजार की क्या चाल है वो देख लेते हैं। तो देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और बाजार में गिरावट हावी है। फिलहाल निफ्टी करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ 26,050 के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स में भी देखिए करीब 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भी हावी हो रही है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो 180 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 59,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी यहाँ पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी गेनर्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पर टाइटन का दबदबा है, 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, क्योंकि एक खबर है टाइटन अपना नया ब्रांड बियॉन्ड लॉन्च करने वाली है जिसका फोकस रहेगा लैब ग्रोन डायमंड्स, जिसकी वजह से आज अच्छी तेजी टाइटन में हम देख रहे हैं। एनटीपीसी देखिए, यहाँ पर भी हल्की फुल्की तेजी नजर आ रही है, करीब 1% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बीईएल में भी अच्छी तेजी है। अल्ट्राटेक और सिप्ला यहाँ पर निफ्टी के गेनर्स बने हुए हैं। वहीं निफ्टी लूजर्स की बात करें तो सन फार्मा पर आज दबाव एक खबर की वजह से करीब 1.5% तक गिरा हुआ है सन फार्मा। श्रीराम फाइनेंस में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस ने दिखाई, जिसके बाद आज के सेशन में 1% से ज़्यादा की गिरावट। HCL टेक 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी 1% की गिरावट आपको नजर आएगी। वहीं टेक महिंद्रा भी 1% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशो पर नजर डाल लेते तो देखिए 1263 शेयर इस बार इस सत्र में तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं 1595 शेयर यहां पर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक खबर ले लेते हैं। ट्रेन में सफर करना आज से आपके लिए महंगा हो गया है। यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान आज से लागू हो गया है। इस साल यात्री किराए में ये दूसरा बड़ा इजाफा है। इससे पहले जुलाई में भी किराए में बढ़ोतरी की गई थी। किराया बढ़ने से रेलवे को 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन किराए में बदलाव पर हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात की। चलिए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल में ही रेलवे के किराए में वृद्धि की घोषणा की थी।
जो आज यानी 26 दिसंबर से पूरे देश भर में लागू हो चुका है। हालांकि रेलवे ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जो टिकट की जो बुकिंग है, जिन्होंने 26 दिसंबर से पहले टिकट बुक किया है उनके लिए यह नियम नहीं है, लेकिन जो 26 दिसंबर के बाद जो टिकट लेंगे उन पे जो नई जो वृद्धि वाली जो किराया है वह लागू होगा। इस वक्त मैं नई दिल्ली स्टेशन पे हूं और आपको बताना चाहूंगा कि जो बढ़ने वाले जो किराए हैं उन किरायों को लेकर के साफ तौर पर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की ट्रेन जो है वह 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा की होगी उनके लिए जनरल क्लास के टिकट में 1 पैसे के प्रति किलोमीटर तथा मेल एक्सप्रेस में जो विदाउट एसी होंगे उन सभी ट्रेनों के लिए 1 पैसे और जो एसी कोच होंगे उनमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर की जो वृद्धि होगी उसकी अधिसूचना जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे का जो किराया बढ़ा है उसको लेकर के क्या कुछ लोगों पर उसका असर पड़ेगा, उन बातों को लेकर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनके राय को समझने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, जो रेलवे का जो किराया जो आज से जो बढ़े हुए किराया लागू हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो एज ए कंज्यूमर में यही बात करेंगे कि किराया अगर बढ़ रहा है तो सुविधाएं भी उसी हिसाब से बढ़ जाएं, नहीं तो फिर हम अपने को ठगाई महसूस करेंगे। क्योंकि आप रेलवे स्टेशन कितना भी चमका लें, हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ट्रेन में साफ सफाई, दूसरा जो है सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो किराया बढ़ाइए आप, लेकिन वो भी वाजिब होना चाहिए, प्लस सुविधाएं भी उस हिसाब से बढ़ जानी चाहिए, मेरा ये कहना है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि रेलवे का किराया आज से बढ़ा है, रेलवे का जो किराया बढ़ा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलूंगा कि इतना जल्दी किराया बढ़ाया जा रहा है जो सही नहीं है, और खासतौर पे मिडिल क्लास जो टैक्स भर रहा है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि बहुत कम पीरियड में किराया बढ़ाया जा रहा है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, किराया तो बढ़ रहा है लेकिन ट्रेनों की स्थिति देखिए तो ट्रेन बहुत लेट हो रही है, सही समय पर हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है। कल मेरी ट्रेन थी शाम को 6 बजे जो 8 घंटे लेट हुई और उसके बाद वो कैंसिल भी हो गई। अभी मैं कल भी स्टेशन आया था और आज मैं दूसरी ट्रेन करके स्टेशन आया हूँ। तो किराया बढ़ाना ठीक है, लेकिन सुविधाएं और कम्युनिकेशन भी बेटर होना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर खास रिपोर्ट की जो यात्री है उनका क्या कहना है इस रेलवे जो किराए की बढ़ोतरी हुई है उस पर। लेकिन अब शो की ओर बढ़ते हैं और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं निर्मल बंग की स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बाजार की ओर देखें तो आज बाजार में गिरावट लगातार हावी होती हुई दिख रही है। अभी की बात करूं तो 100 अंक गिरकर निफ्टी 26,000 के लेवल के आसपास आ चुका है। बाजार दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर भी गिरावट ज़्यादा है, 175 अंकों की गिरावट और 59,000 के लेवल के पास पहुँच चुका है। कौन से लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। निफ्टी में देखा जाएगा तो 26,000 साइकोलॉजिकल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एंड जो कि इंडिकेट करता है 20 डेज मूविंग एवरेज पे। तो अगर वो आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीकेंड भी आ रहा, वीकेंड भी है, तो 26,000 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करती है तो प्रोबेबली हमें नेक्स्ट वीक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और या प्रॉफिट बुकिंग हमें और नजर आएगी। इफ नॉट तो यहाँ से एक पुल बैक रैली हमें कब देखने मिलेगी, जब ये 26,140 के लेवल्स ब्रेकआउट देंगे ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो एक स्विफ्ट रैली अपसाइड में मोमेंटम कैचअप कर सकती है। बट एट द करंट लेवल्स भी वो लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग काफी मायने रखता है। अगर 26,000 के नीचे क्लोज करती है तो ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए भी, विच विल टेक निफ्टी टूवर्ड्स 25,940 टू 25,840 के वहां तक मुझे फिर डेप्थ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करो तो यस, लास्ट 3 दिन से इसमें भी हम लोग ने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है ऑन हाई साइड्स में, जिस हिसाब से ये 59,500 के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वैसे ही नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एटलीस्ट 58,600 58,500 के लेवल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, जो 50 डे के मूविंग एवरेजेस पे, तो वहां तक एक फॉल हमें नजर आ सकता है। द ओनली कंसर्न इज कि जब तक ये 59,200 300 के ब्रेकआउट्स नहीं देता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक हमें पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने नहीं मिल सकते। तो एट द करंट लेवल्स में कहूंगी कि मार्केट में कोई मेजर सेल ऑफ नहीं है, बट डेफिनेटली हाई टॉप्स है, बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। तो अगर कोई भी डेप्थ आते हैं जो भी मेंशन सपोर्ट लेवल्स पे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए क्वालिटी काउंटर्स में। आई बिलीव बुल मार्केट अभी भी बरकरार है, जस्ट एक छोटे मोटे हमें पुल डाउन्स देखने मिलते हैं रैली, जो कि यूटिलाइज कर सकते हैं टू टेक अ स्ट्रॉन्ग काउंटर्स बाय साइड में। तो कोई दिक्कत नहीं है मेजरली, बट ये फॉल्स हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज निफ्टी जब तक 25,500 के ऊपर ट्रेड करे, तब तक बुल मार्केट कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा हमें।
ठीक है, यहाँ पर इंडाइसिस पे राय है कि मोमेंटम अभी भी बरकरार है, इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। स्वाति जी गुड आफ्टरनून, तृप्ति बात कर रही हूँ और अब शो में अपने पहले कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोहर मोदी जुड़ चुके हैं। हाय मनोहर, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? बीकानेर राजस्थान से। जी जी, अपना सवाल पूछिए मनोहर। ये अपने भारत डायनामिक के खरीदे हुए हैं 1826 में ओके 20 शेयर, आगे क्या भविष्य है इनका? ठीक है, आप कब तक इन्हें होल्ड करके चल सकते हैं, क्या आउटलुक है आपका इसके लिए? होल्ड तो किए हुए हैं, रखना ही चाहता हूँ मैं तो इनको। ठीक है, स्वाति जी, मनोहर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भारत डायनामिक्स के इनके पास 20 शेयर है और इनका जो खरीद भाव है वो 1826 है। थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने खरीदा था जिसके चलते 6,000 6,500 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। लेकिन भारत डायनामिक्स पर आपकी क्या राय होगी, क्योंकि पिछले 5 दिनों में अच्छी तेज़ी यहाँ पर शेयर ने दिखाई है, 10% से ज़्यादा के रिटर्न सिर्फ पिछले 5 दिनों में दिए हैं और आज के सेशन में देखिए करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हालांकि मनोहर को इस पर्टिकुलर काउंटर पर थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो इस वक्त इन्हें क्या करना चाहिए? क्या आगे जाके डिफेंस स्टॉक्स में हमें अच्छी तेज़ी दिख सकती है? अभी इन्हें बने रहने की सलाह होगी? नो वंडर मनोहर जी का थोड़ा एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग हुआ है 1800 के लेवल से, एंड सिंस पोस्ट अगस्त हम लोग काफी सेलिंग प्रेशर देखे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी ये ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से डाउन साइड काफी लिमिटेड है एंड काफी अच्छी रिवर्सल रैली हम लोग को नजर आ रही है। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि 1400 के लेवल्स उसने काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट रखे हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस, वहां से अपमूव रैली ये फॉर शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म इमीडिएट पर्पस 1600 के टारगेट से उसके ऊपर ही सस्टेन रहता है तो डेफिनेटली आपकी बाइंग प्राइस नजर आएगी 1800 से 2000 के लेवल्स तक, वहां तक है। बट आपको थोड़ा लंबे नजरिए के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा। प्रोबेबली ड्यूरिंग द बजट फेज ऑफ टाइम ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली आने की संभावना है, तो आप होल्ड रखिएगा। अगर कोई भी डेप्थ रहता है 1300 के आसपास तो आई विल सजेस्ट कि आप एवरेज कीजिएगा ताकि आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। और लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन मेरे टारगेट से 1800 से 2000 तक, तो होल्ड कीजिएगा। तो भारत डायनेमिक्स को यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी जा रही है स्वाति जी की ओर से। लेकिन अगली लाइव कॉलर हमारे साथ दिशा जुड़ चुकी है। गुड आफ्टरनून दिशा, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप और कौन से शेयर पर राय जानना चाहती हैं? गुड आफ्टरनून मैम, मैं आगरा से बात कर रही हूँ। मैम मैं 2 शेयर्स की क्वेरी पूछना है। आई हैव इरकॉन इंटरनेशनल 2900 शेयर एट द रेट 184 and I have IRFC 6,500 shares at the rate 176. IRFC का एक बार दोबारा बता सकती हैं आप? मैम 6,500 shares at the rate 176. 170 पर आपका IRFC के शेयर्स हैं आपके पास। और रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी, लेकिन आपकी बाइंग प्राइस से नीचे IRFC इस वक्त कारोबार करता हुआ। इसके अलावा आपके पास इरकॉन भी है, तो इरकॉन का 182 का लेवल। रेलवे शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिल रही है और ये तेज़ी पिछले 2-3 दिन से जारी है, क्योंकि रेलवे ने किराया बढ़ाया और बजट भी आने वाला है। इसके चलते यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके जो शेयर्स है आपकी बाइंग प्राइस से नीचे है। स्वाति जी, IRFC और इरकॉन दोनों ही शेयर्स पर क्या राय होगी आपकी इनके लिए? इरकॉन डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मार्केट्स में मोमेंटम कैचअप्स कर रहा है काफी स्ट्रांग है। अगस्त सितंबर के बाद जिस हिसाब से हम लोग ने सेलिंग प्रेशर देखा है लास्ट 2-3 दिनों के बाद, 2-3 दिन पहले ही हम लोग ने नोटिस किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जैसे 50, 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज उसके ऊपर काफी अच्छे वेल प्लेस्ड हुआ है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हमें नजर आ रहे हैं। तो बीइंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर, यस मोमेंटम रैली कंटिन्यूड होगी 210, 220 के लेवल्स तक, वहां पे आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। बट एट द करंट लेवल से आप प्रॉफिट में भी हो तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। नीचे में अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए या वोलेटाइल मार्केट्स में आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट आपको सेफ रखना है तो 172 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल से, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं 220 के टारगेट्स के लिए। IRFC की बात करो तो देखो 2025 वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर्स। ये इसमें हम लोग ने काफी एक कंसोलिडेशन फेज देखा है विद इन द रेंज ऑफ 142 110, ये 30 पॉइंट के रेंज में ही इसने पूरा साल निकाल दिया है। बट इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। अब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ईयर में देखने मिल सकता है। कुछ दिनों की
ही बात है। आई बिलीव 140 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो काफी अच्छी एक ट्रेंड रिवर्सल रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकती है 160 से 170 तक। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, लोअर लेवल्स पे लॉस बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। होल्ड कीजिएगा, 170 से 180 के टारगेट्स के लिए। ठीक है दिशा, आपको दोनों ही शेयरों पर होल्ड की राय है। स्वाति जी की साइड से लेवल्स भी आपको बता दिए, उन लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है एंजल वन के राजेश भोसले जी। गुड आफ्टरनून राजेश जी, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति में क्या है आपके पास? नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए आज टाइटन का जो स्टॉक है चर्चे में रहा है और एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट जो है टाइटन में देखने को मिल रहा है। टाइटन का यहाँ पे जैन सीरीज का 4000 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये लास्ट 5 मिनट में अप मूव आ गया है तो थोड़ा सा डिप में बाय करना है 95 से 100 के रेंज में। स्टॉप लॉस रहेगा 65 का एंड जो टारगेट रहेगा वो होगा 155 का। लॉट साइज है इसका 175 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप दिख रहा है वो होगा 5250 का एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10,500 के। ठीक है, राजेश जी ने आज ऑप्शन की रणनीति बताई है। टाइटन में 4000 की कॉल आप खरीद के चलिए। 95 के प्रीमियम पर जनवरी की कॉल इन्होंने दी है। लक्ष्य यहाँ पर 155 का रखिए। एक एसएल लगाइए 65 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 10,500 तक का मिलेगा और अधिकतम नुकसान 5,250। ऑप्शन की दुनिया में थोड़ा रिस्क होता है, इसके लिए आपके लिए हम सेबी का डिस्क्लोजर भी चला देते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर नुकसान संभव है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शंस के रूप में देना होता है। साथ ही मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो कोई भी कॉल लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगली क्वेरी को शामिल करते हैं। यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है। उत्तम चंद जैन का सवाल है। वाटेक वाबाग पर इनका सवाल है। 100 के शेयर्स है इनके पास और 700 का इनका बाइंग प्राइस है। वाटेक में देखिए फिलहाल इन्हें अच्छा मुनाफा, करीब 59,000 से ज़्यादा का मुनाफा ये कमा रहे हैं, क्योंकि इनका जो बाइंग प्राइस है वो 700 रुपये का है और फिलहाल शेयर करीब 1300 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर है। करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। स्वाति जी, उत्तम चंद जी का सवाल हमें यूट्यूब से मिला है। इन्होंने अपना नज़रिया तो यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन क्या करना चाहिए? अच्छा खासा प्रॉफिट ये यहाँ पर देख रहे हैं, क्या ये प्रॉफिट बुक कर ले इस वक्त? देखिए मोमेंटम्स काफी स्ट्रांग है। मैं कहूंगी कि प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे बाइंग हो चुका है इनका। व्यू अभी भी पॉजिटिव, मुझे लगता है कि इसमें काफी एक स्ट्रांग अप मूव रैली कंटिन्यूड हो सकते हैं 1350 से 1400 लेवल तक। तो बुक ना कीजिएगा, बट डेफिनेटली मैं प्रॉफिट स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगी। नीचे में 1220 के काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन है, तो वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन आप खड़े रह सकते हो। अनलेस एंड इट डजंट गेट ट्रिगर्ड स्टॉप लॉस, तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 1350 टू 1400 के लेवल्स के लिए। तो होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आती हुई, लेकिन अगला सवाल भी यूट्यूब से है। सुरिंदर गोयल का सवाल है। यहाँ पर आईटीआई के 2000 शेयर हैं इनके पास और जो इनकी बाइंग प्राइस है वो है 349 की और ये एवरेज करने के बाद इनकी बाइंग प्राइस है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि क्या एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर अगली तेज़ी के लिए यहाँ पर इनको वेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, शेयरों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि 316 के लेवल के आसपास कारोबार करता हुआ 1% की तेज़ी के साथ आज आईटीआई का ये शेयर। क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए? इस लेवल पर एग्जिट करें या फिर अभी भी आगे का जो मोमेंट है वो नज़र आ रहा है आपको? सिंस उनके बाइंग लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, कोई मेजर लॉस नहीं मुझे नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे कोई मेजर सेलिंग भी नहीं नजर आ रही है। आप होल्ड कीजिएगा डेफिनेटली। जिस हिसाब से ये लास्ट 6 या 7-8 महीने से हम रैली देख रहे हैं हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन पर, काफी स्लोली स्टेडीली मोमेंटम ये कैचअप करता है। लो वॉल्यूम काउंटर है, तो इसके लिए हमें थोड़े से काफी जिगजैग स्मूथ देखने मिलते हैं। आई बिलीव कि इसमें क्षमता है वापस ये 360 370 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, स्लोली
स्टडीली सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आप अपनाइए। करंट लेवल्स पे लॉस मत बुक कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी अच्छी अपसाइड रैली हमें इन फ्यूचर देखने मिल सकती है। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, ITI को आप होल्ड करके रखिए, अच्छे लेवल्स आपको आगे आकर भी यहाँ मिल सकते हैं, ये स्वाति जी की राय है। आगे बढ़ते हैं और YouTube से हमारे पास राजेश ने सवाल भेजा है। एस्ट्रल पाइप के 30 शेयर है, 1636 के भाव पर इन्होंने खरीदा था। आज अगर शेयर देखें तो 1390 पर ये कारोबार कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 2% से ज़्यादा की गिरावट और 1 महीने में भी 5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नज़र आई है। एस्ट्रल पाइप्स को किस तरह से वॉच करती है स्वाति आप, और इन्हें ये पूछना है कि यहाँ से ये सेल करे या होल्ड करके रखे एस्ट्रल पाइप को? करंट मोमेंटम लिटिल बिट नेगेटिव साइड है। व्यू मेरा शॉर्ट टर्म के लिए कॉशियस है। अभी ये क्यों है, अगर लास्ट 4 महीने का डेटा देखोगे तो ये ऊपर में 1500 के लेवल्स ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। करंट टेक्निकल सेटअप्स की बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है ना, अभी नेक लाइन के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 1380 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ते हुए हमें नजर आएगा। एंड काउंटर को लेके जा सकते हैं 1300 से 1260 के लेवल्स तक। तो शॉर्ट टर्म व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है। सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये 1380 के लेवल्स रिस्पेक्ट करता है, होल्ड करता है, तो सम सॉर्ट ऑफ अ टर्न अराउंड या पुल बैक रैली वापस देखने मिल सकती है 1450 के आसपास। तो मैं कहूंगी कि एक स्टॉप लॉस रखिएगा 1380 का, और एक 10 पॉइंट का रिस्क लीजिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा जरूर 1380 का। अगर वो ट्रिगर्ड होता है तो प्लीज क्विट द पोजीशंस, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि एक डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है। पॉजिटिव मोमेंटम ये कब कैच करेगा, जब ये 1440 1450 के लेवल से तक वो ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक ट्रेंड लिटिल बिट कॉशियस रहेगा। तो मैं कहूंगी कि स्टॉप लॉस के साथ बने रहिएगा और 10 रुपए का रिस्क फेस करके होल्ड रखिएगा पर्टिकुलर स्टॉक। बिल्कुल, तो एक स्टॉप लॉस जो आपको सुझाया जा रहा है वो यहाँ पर बना करके रखने की सलाह आपको स्वाति जी की ओर से आती हुई। अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश यहाँ पर फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, बताइए कौन से शेयर पर जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, हेलो जी बताइए कौन से शेयर पर सवाल है आपका? मैडम इरेडा पर है जी। मेरे पास 176 के भाव से 4500 शेयर करीबन है, और पिछले बार टारगेट मिला था 140 पार जाने पर दोबारा कॉल करने पे। तो अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? PSU में तो रैली हो रही है। बिल्कुल, और कितने समय का नजरिया है आपका, कब तक होल्ड कर सकते हैं आप इस स्टॉक को? बजट तक मैडम, क्योंकि लंबे समय से फंसे हुए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर लंबे समय से ये फंसे हुए हैं और 176 की इनकी बाइंग प्राइस है, और जो फिलहाल प्राइस है वो 141 का है। हालांकि शेयर ने इस साल जो है 230 के लेवल भी दिखाया है, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं जो गेन्स थे वो फिजल आउट होते हुए और अब 140 के आसपास ये शेयर कारोबार करता हुआ। क्या रणनीति होगी, बजट तक का नजरिया क्या होगा इरेडा के शेयर पर? सरकारी कंपनी है। ये साल बेहतरीन नहीं रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, क्योंकि काफी सेल ऑफ नजर आया है 185 टू ऑलमोस्ट 130 के लेवल्स तक। उनके काफी एलिवेटेड लेवल पे बाइंग है, बट सिंस क्वांटिटी कम है कोई मेजर लॉसेस फेस करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। आप होल्ड कीजिएगा, क्योंकि इसने काफी मल्टीपल सपोर्ट्स बनाए 130 के आसपास। जब तक उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, तब तक ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड हो सकती है 160 टू 165 के लेवल्स पे। तो आपकी बाइंग प्राइस आपको मिल सकते हैं वहां पे। आई विल सजेस्ट कि आप क्विट कीजिएगा, बट एट द करंट लेवल आप होल्ड कीजिएगा। और लॉस आपको मिनिमाइज करना है तो 135 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा, इन अपनी पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हो। कोई भी उछाल आता है 165 और 170 के आसपास तो आप एग्जिट कर सकते हो पोजीशन। बिल्कुल, सेल ऑन राइज यहाँ पर रणनीति आती हुई और 135 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। फिलहाल होल्ड करने की सलाह, कोई भी यहाँ पर उछाल देखने को मिले तो वहाँ पर आपको एग्जिट करना है। तो इस शो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमें समय देने के लिए और ET Now स्वदेश के दर्शकों के जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर योर स्टॉक्स में बस इतना ही, लेकिन अगला शो है स्टॉक्स फटाफट। ET Now स्वदेश पर बने रहिए, लेकिन हमें दीजिए इजाजत।